हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पुरानी क्लास का रिवाइज कर लिया आप लोगों ने। लास्ट क्लास में मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था और कहा था उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। नमस्ते बेटा आदित्य, तन्मय, गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन किया था वो सबको क्लियर है। मैंने कहा था आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है उसका बेटा। ये वाला डेरिवेशन दो तरह से करके दिखाया था। एक वर्चुअल इमेज का केस लिया था और एक हमने रियल इमेज का केस भी लिया था। एक बार हमने कॉन्वेक्स सरफेस ले ली थी, एक बार हमने कॉनकेव सरफेस ले ली थी। फॉर्मूला सेम मिला था। बहुत बढ़िया बेटा। आर्यन बेटा बता दूंगा आज बिल्कुल, अगर आप इनकी बात कर रहे हो। छोटी चीजें तो आपने 10th में पढ़ रखी थी, इसलिए मैंने स्किप कर दी थी, लेकिन अगर आपको रिवाइज करनी है तो मैं करवा दूंगा। एक ऑप्टिकल फाइबर का केस भी आ जाता है, वो भी बता दूंगा बेटा, ठीक है। चलो पहले तो इसी पे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर वापस चलते हैं अपने जो आप कह रहे हो TIR की एप्लीकेशन चाहिए, वो मैं बता देता हूं अभी। हाँ बेटा देखें जरा, ये NCERT का ही एग्जाम्पल है। देखें, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। भाई ये मान ली हमने स्फेरिकल, लेकिन कैसी दे रखी है पता नहीं। हम मान लेते हैं ऐसी स्फेरिकल ग्लास सरफेस है इस तरफ। अब दो केस बन सकते हैं, या तो पूरा स्फेयर लूं, पूरी ही ले लें, और एक आधा ले लेते हैं। दो केस ले लेते हैं क्योंकि क्लियर नहीं कर रखा कि पूरा लेना है या आधा लेना है, तो दो कर लेते हैं। पहला हमने लिया भाई ये है इसमें, और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। क्या कह रहा है, स्फेरिकल ग्लास सरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका 1.5, यहां n लिखा हुआ है, हम म्यू लिख देते हैं, एक ही बात है वो। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो लाइट सोर्स है, और वो डिस्टेंस दे रखा है यहां से 100 सेंटीमीटर का। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म्ड। दो केस लेके चल रहे हैं। एक बार तो मैंने कंप्लीट स्फीयर मान लिया, एक बार सिंगल सरफेस मान ली। यहां पे भी वही डाटा लिख लिया भाई, रेडियस है 20 सेंटीमीटर का, एन की वैल्यू है 1.5, और एक्सिस पे यहां पे ले लिया लाइट सोर्स जो इसकी सरफेस से 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते बेटा सबको। रितिका, भाविक, विवेक, सृष्टि, प्रीति, बहुत बढ़िया बेटा। अब फटाफट इस पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे लाइट सोर्स है और लाइट जा रही है, उसकी इमेज कहां बनेगी। एक बार मैंने ले ली सिंगल सरफेस, एक बार ले लिया कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। यहां देखें तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय आर। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था, और मैंने कहा था कोई भी केस आ जाए यही फॉर्मूला आपकी हेल्प कर देगा। बस ध्यान ये रखना है कि पहला मीडियम μ1 और दूसरा मीडियम μ2, ठीक। पहला मीडियम क्या कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखनी है। इंसिडेंट मींस रेज जो जा रही हैं, जिस मीडियम से जा रही हैं वो μ1, और जिस मीडियम में जा रही हैं वो μ2। अब यहां देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो रेज जो जाएंगी इससे इस डायरेक्शन में जाएंगी, इधर की तरफ एंटर करेंगी। तो भाई ये मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। डाटा पुट कर देते हैं इसका। μ2 इज 1.5। V इमेज निकालनी है मुझे, तो उसको मैंने V ही लिख दिया क्योंकि V तो कैलकुलेट करना है। माइनस μ1 एयर मींस 1, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं इस पोल से। ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पर, तो ये डिस्टेंस कितना 100 सेंटीमीटर का, लेकिन कैसे लेंगे, नेगेटिव में। बताया था रियल ऑब्जेक्ट के लिए U हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसका U आएगा माइनस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी कि 1.5 माइनस 1 अपॉन R। R रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसका सेंटर कर्वेचर यहां होगा, तो रेडियस में इधर मेजर करूंगा पोल से,
यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस का लेंगे 20। देख लो जी, डाटा सही पुट किया है। डाटा अगर ठीक पुट कर दिया फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। सिर्फ दिक्कत इसमें बच्चे जो गलती करते हैं μ1 μ2 में, भाई कौन सा μ1 लें कौन सा μ2 लें, और नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को लेके भाई u क्या लेना है r क्या लेना है, इनमें अगर ये ठीक पुट कर दिया तो क्वेश्चन बहुत सिंपल। क्या ये क्लियर? कैलकुलेशन कर डालें इसकी जरा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही ले लेंगे, यहां थोड़ा स्पेस कम है, यहां पे इसी को कंप्लीट करते हैं। यहां देखिए भाई आ गया 1.5 को भी इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2v, माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया, प्लस 1/100 उधर जाएगा तो माइनस 1/100 हो जाएगा। लेकिन पहले इसको देखें, ये हो गया 0.5/20, 0.5 होता है 1/2, तो ये हो गया 1/40, और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस 1/100। सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आ रहा है भाई कितना, 200, 45 जा 200 होता है और ये 2, यानी कि 3/200 इज इक्वल्स टू है 3/2v। तो ये 3 कट जाएगा, 2 कटेगा तो v की वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव की आ रही है, ये आ रही है पॉजिटिव की, यानी कि इमेज इस तरफ बनेगी राइट डायरेक्शन में, यहां पर बनेगी इमेज जो इससे 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी। मींस अगर मैं रे डायग्राम कंप्लीट करूं तो रेज ऐसे आके मिलेंगी। क्या ये क्लियर? क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी सीख लो, अगर कंप्लीट स्फीयर आ जाए, क्योंकि तब 2 बार रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, वो भी देखते हैं कैसे होगा। और उसमें एक नई चीज मिलेगी, जब मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात की थी वो यहां आ जाएगा। इसको मैं बना ही नेक्स्ट पेज पे देता हूं। डाटा तो हमें पता है 1.5, 20 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। यहां पर अरे पेज तो ऑलरेडी है, चलो बढ़िया है। देखिए बेटा, अगर मैं दूसरा केस लूं कि वो स्फीयर मान लो कंप्लीट है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 का, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, और मैंने बना दी उसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस जिस पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट यहां पर, और ये ऑब्जेक्ट इससे 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ऐसा भी आ सकता है कि कंप्लीट स्फीयर है और इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ, तो यहां पे 2 बार रिफ्रैक्शन होंगे। देखो इस सोर्स से जब लाइट जाएगी तो पहले यहां पर रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहां पे भी रिफ्रैक्ट होगी, और फिर इमेज बनेगी फाइनल। तो मुझे बतानी है फाइनल इमेज कहां होगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो पहले भी डिस्कस किया था। अगर मल्टी रिफ्लेक्शन या मल्टी रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन चला जा रहा है, बहुत बार हो रहा है ऐसा, तो हर स्टेप में जो इमेज बनती है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये बताया था आपको, ध्यान हो तो मैंने कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताया भी था आपको, शायद डायग्राम में कहीं होगा भी जरूर। ये इसकी इमेज बनी थी यहां पे, जो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, और फिर रिफ्लेक्शन हुआ था। ये कॉन्सेप्ट अब हम यूज करने वाले हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके अब हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा जो अभी मैंने स्टार्ट किया था, जिसका एक पार्ट जो एनसीईआरटी में था वो हमने कंप्लीट किया है। देखें भाई ये वाला क्वेश्चन, पहले तो रे जाएगी इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। फिर से कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। इससे जो रेज आएंगी वो ऐसे जाएंगी, और इसके लिए पोल होगा ये वाला पॉइंट। तो यहां से रेज इधर जा रही है, मींस ये इधर जा रही है, तो फर्स्ट मीडियम ये, सेकंड मीडियम ये, यानी कि μ2 की वैल्यू 1.5, v मुझे निकालना है μ1 1, u माइनस 100 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन प्लस का 20,
इसे सॉल्व करके हमने v निकाला था, कितना आया था भाई, प्लस का 100 सेंटीमीटर। इतना काम तो हमने कर लिया था। ये काम क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना। इसका डायमीटर जो है वो सिर्फ 40 सेंटीमीटर का है, क्योंकि रेडियस 20 सेंटीमीटर का है, तो डायमीटर होगा 40 सेंटीमीटर का। इमेज बन रही है 100 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये मैं मान लूं यहां पर 100 सेंटीमीटर है। अगर ये डिस्टेंस मैं 100 सेंटीमीटर का एज्यूम करूं, तो ये रेज एक यहां भेजी, एक ऐसा करते हैं यहां भेज देते हैं। ये दोनों रेज को अल्टीमेटली इस पॉइंट पे मिलना था, ऐसे जाकर यहां मिलना था, ऐसे जाकर इनको यहां मिलना था भाई, ऐसे यहां पे बनती इमेज जिसे मैं कह रहा हूं I1, लेकिन बीच में आ गई दूसरी सरफेस, यानी कि दूसरा रिफ्रैक्शन हो गया, सेकंड रिफ्रैक्शन हो गया। तो अब फर्स्ट स्टेप में जो इमेज बनी है वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा रिफ्रैक्शन, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ध्यान से समझना बेटा। अगर ये एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो अब यहां पे रिफ्रैक्शन है, तो इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके फिर करेंगे। लेकिन अब इस सरफेस के लिए देखें तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रेज कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे, यानी कि ये इस सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट होता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो बाई चांस डाटा ऐसा था कि हो गया। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दूं या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर दूं तो रिजल्ट जरूरी नहीं सेम आएगा। विशेष जरूरी नहीं है ऐसा हो, वो तो बाई चांस डाटा ऐसा था कि वो आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड रिफ्रैक्शन ले, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। लेकिन आप ध्यान से सोच के अब मुझे बताओ फर्स्ट मीडियम कौन सा, मींस μ1 अब कौन सा लें, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन μ1 कितना लूं, μ1 कितना लेना चाहिए? बढ़िया, कुछ बच्चे ठीक बताते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, मैंने कहा था इंसिडेंट रे को देखना है। रे जिस मीडियम से जा रही है वो फर्स्ट मीडियम, और जिस मीडियम में जा रही है वो सेकंड। अब मुझे तो ये वाला रिफ्रैक्शन सॉल्व करना है। आगे की रे डायग्राम मैं तब तक नहीं बना सकता जब तक मैं वी ना निकाल लूं। लेकिन मुझे पता है कि रे इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, यानी कि सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए अब μ1 होगा 1.5 और μ2 होगा 1। ये बात क्लियर? कुछ बच्चे सही और कुछ बच्चे गड़बड़ भी कर रहे थे, तो ध्यान रखना बेटा। ये हर रिफ्रैक्शन के लिए सोचना है कि रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। जिससे जा रही है वो μ1, जिसमें जा रही है वो μ2। इसमें से इसमें गई तो ये μ1, ये μ2 हो गया। अब u कितना, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है भाई। ये डिस्टेंस है 100, ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया, 100 माइनस 40, 60 सेंटीमीटर। और अब डिस्टेंस इस पोल से मेजर करना है, इसे मैं P2 कह देता हूं भाई। 2P लिख दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब सेकंड सरफेस के लिए तो पोल ये बन गया, अब सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये पोल हो गया। यहां से इधर डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, मींस u की वैल्यू प्लस 60 सेंटीमीटर की आएगी। u की वैल्यू प्लस 60 सेंटीमीटर आई। अब u पॉजिटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है? अरे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है इसलिए। और इससे भी आइडिया मिल जाता है कि u पॉजिटिव आने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, u नेगेटिव आने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट रियल है। अब इसमें r, इस फॉर्मूले में जो ये r होता है रेडियस और कर्वेचर, इसका भी देखो भाई। इसका सेंटर तो यहां पर है, मुझे डिस्टेंस यहां से मेजर करना है, तो रेडियस मेजर करने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा, अरे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो r की वैल्यू रखूंगा मैं -20 सेंटीमीटर।
क्या ये सब चीजें क्लियर? अब बस डाटा पुट करना और आंसर हमारे को मिल जाएगा। पुट करते हैं भाई, μ2 इज 1, नया v मुझे निकालना है, μ1 इज 1.5 मतलब 3/2, u इज 60 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ अपॉन r इज माइनस 20। तो ये माइनस साइन तो यहां कैंसिल कर देते हैं, यहां पे 3 से कैंसिल करें तो आ गया 20, तो 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल टू प्लस 1/40। ये 1/40 हो गया, अच्छा ये भी तो 40 हो गया, 22 = 40, तो ये 1/v आ जाएगा 1/40 प्लस 1/40 मीन्स 1/20। 1/20 का मतलब v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया फाइनल इमेज कहां बनेगी। ये रेज ऐसे जा रही थी, यहां रिफ्रैक्ट होके 20 मीन्स यहां पर फाइनल इमेज I2 यहां बनेगी, रेज ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी और ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर। तो अगर दो रिफ्रैक्शन का केस भी आ जाए, सर U60 कैसे हुआ? मुदित बेटा देख समझ, तो इंसिडेंट रे एयर्स के मीडियम से अराइज हो रहा है ना सर? नहीं बेटा, सेकंड रिफ्रैक्शन में देखो, सेकंड रिफ्रैक्शन में तो वो ग्लास से एयर में जा रही है, आपने ऑब्जेक्ट को नहीं देखना, मैंने स्पेशली ये बताया था। μ1 μ2 रे को देखो, रे किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट से रेज आ ही नहीं रही, रेज तो यहां से आ रही है क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो आपको देखना है कि रेज कहां से कहां जा रही हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में रेज एयर से ग्लास में जा रही थी, सेकेंड रिफ्रैक्शन में रेज ग्लास से एयर में जा रही हैं, तो ये μ1 ये μ2, क्लियर? और U60 कैसे भाई? पहले रिफ्रैक्शन में जो इमेज बनी वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये ऑब्जेक्ट O2 कह सकते हो, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो पोल से डिस्टेंस तो 60 का हुआ, भाई ये पूरा 100 है, इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, रेडियस 20 दे रखा है तो डायमीटर 40, 100 में से 40 माइनस किया, बाकी 60 बच गया। अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आता, इसका मतलब इमेज इस तरफ बनती। भाई नेगेटिव पॉजिटिव तो हमें पता है, पहले रिफ्रैक्शन के लिए देखें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से मेजर करेंगे P से, दूसरे रिफ्रैक्शन को P2 से मेजर करेंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास। अगर मल्टी रिफ्रैक्शन आ जाए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, बार बार वही लगाए जाओ बस। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। साइन कन्वेंशन ध्यान रखने हैं। दूसरा, μ1 μ2 कौन से लेने हैं ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां है, ये मत देखो, ये देखो रेज कैसे जा रही है। जिन रेज में रिफ्रैक्शन हो रहा है वो किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप μ1 और μ2 को डिफाइन कर दो। क्या ये क्लियर क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लें हम। जैसे वो कह रहे थे TIR की एप्लीकेशन, डायमंड का केस जो था वो होता है क्या कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। सर टर्म 2 के अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अगर टर्म 2 में 35, बिल्कुल ईशान आराम से आ सकते हैं। पहला चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स का, पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स को अच्छी तरह से देख लो, आसान चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, और एक EM वेव तो एक दिन का चैप्टर है, और उसके अलावा रह जाता है सेमीकंडक्टर। आसान आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, आराम से 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हो बेटा। ठीक है सर, R नेगेटिव क्यों? भावनिक बेटा फिर समझ ले, यहां पे सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए हम इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये पोल होगा,
राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। अब मुझे रेडियस मेजर करना है, तो इसका सेंटर तो यहां पे है, डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करना है पोल से ही, तो रेडियस सेंटर पे जाने के लिए मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, यानी कि इसके लिए रेडियस नेगेटिव में लूंगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसी सरफेस है और इंसिडेंट रे इधर, मींस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका आर की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि इधर मेजर करोगे। लेकिन अगर सरफेस ऐसी है और इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसमें आर इधर मेजर करोगे तो इसमें आर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। और रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल साइन कन्वेंशन। अरे डिस्टेंस तो पोल से ही मेजर करना है, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट गए तो नेगेटिव। क्या ये क्लियर? चलो बढ़िया। अब डायमंड का जो केस था उसमें बताया था कि डायमंड, ये एक्चुअली 10th में किया हुआ है आपने, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत बार होता है। कई जगह से वो थोड़े रिफ्रैक्ट होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, तो अंदर बहुत बार वो घूम रही होती है, कभी यहां से निकल रही लाइट, कभी यहां से निकल रही है, कोई यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है। मींस उसमें जो चमक आती है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत जगह से लाइट निकल सकती है और बहुत बार अंदर ट्रैप भी हो सकती है, इसलिए वो हमें शाइनिंग करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल मिल जाएंगे बेटा, डीपीपी में तैयार कर रहा हूं, कुछ रिकॉर्डिंग्स बाकी थी वो करके आपको मिल जाएंगे। टीआईआर की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जिससे हम सिग्नल्स पास करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हम दो तरह के यूज करते हैं, एक तो हमने उस पर बेस क्वेश्चन भी किया था। मान लो ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें क्या होता है, अंदर एक कोर होता है, ये कोर है जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना हुआ है N1 का, और इसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है, मींस इसके ऊपर एक कवरिंग होती है दूसरे मटेरियल की, इस तरह से ये बाहर की कवरिंग। यहां देखें तो ये क्रॉस सेक्शन में भी मैं वो शेड कर देता हूं, ये बाहर का मटेरियल जो है ये अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। N1 की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है N2 से। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग से, मींस जो उसके बाहर पर सर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं क्या? नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इक्वल एंड अपोजिट क्यों होते हैं, कहां आया ऐसा? यहां u मिला था 40, v मिला 20, कहां से इक्वल एंड अपोजिट हो गए बेटा? सॉरी 60 एंड 20, u 60 और v 20, तो ऐसा नहीं है विशेष, वो तो बाई चांस पहले केस में आ गया था कि u -100 था और v +100 आ गया बाई चांस, लेकिन इसमें ऐसा हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मिराज भी आएगा बेटा, बता दूंगा मिराज के बारे में भी। पहले तो ये ऑप्टिकल फाइबर समझ लो। अब होता क्या है, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और N1 बड़ा होता है N2 से। यहां से रे एंटर करती है जब, तो ये अंदर यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये बीच में से कहीं निकलती नहीं है, सीधा दूसरे एंड से ही निकलती है। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर कर देते हैं इन ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से। ऐसा ही एक एग्जांपल हमने किया था जिसमें इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना था और आई पूछा गया था, ध्यान है? नहीं बेटा, 11th की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरह के तो ऑप्टिकल फाइबर ये होते हैं जिसमें दो अलग अलग टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल यूज करते हैं। एक क्या होता है कि हम ऐसा ऑप्टिकल फाइबर भी यूज करते हैं, ऐसे टेढ़ा भी दिखा सकते थे, मैंने भी सीधा दिखा दिया है, इस तरह से कि उसका अगर मैं एक्सिस से बाहर की तरफ जाऊं
तो म्यू की वैल्यू लगातार डिक्रीज करती रहती है, यानी कि म्यू जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या किसी भी रिलेशन होती है एक, मैं डायरेक्टली ऐसा तो नहीं कह सकता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा, कि म्यू जो है वो डिक्रीज करता है विद आर। जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाएंगे म्यू कम होता जाएगा, मींस इसे कहते हैं ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस लगातार डिक्रीज करता रहता है। तो इसमें जो रेज एंटर करती हैं, ऐसे मान लो रेज एंटर की, तो वो कहीं पे भी बीच में TIR होता रहता है और अलग अलग ऐसे चलती रहती है, फिर यहां से निकल जाती है। एक होता है जिसमें एक्सिस से लेकर सरफेस तक लगातार उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है। इसमें दो यूज कर लिए, इसमें बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ये दो तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स हम यूज करते हैं, ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला और दो पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू जो होती हैं। कार्तिक बेटा बिल्कुल कर सकते हो, एसएल के क्वेश्चन किसी भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। एक तो ये हो गया। अभी एक बच्चा पूछ रहा था मिराज के बारे में, वो भी समझ लो क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती भाविक बेटा, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन किया था तो वो दो वेलोसिटीज की रेशो थी भाई, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड कट के वो तो यूनिटलेस हो गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। एक तो पहले मैं पेज इंसर्ट कर दूं उस मिराज के लिए। देखो भाई, अब मिराज के लिए एक बेसिक समझो पहले तो। मान लो मैं एक नदी के किनारे खड़ा हूं, एक बैंक पे खड़ा हूं, और मैं नदी भी छोड़ो, एक तालाब ले लेते हैं। नदी तो बह रही होती है, थोड़ा सा मुश्किल है समझाना, उसमें हिलता रहता पानी, शायद कभी देखा भी ना हो, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि तालाब जैसे पानी स्टिल है, उस तालाब में अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे सामने अगर कोई बिल्डिंग है या कोई पेड़ है उसकी इमेज नजर आ रही होती है। कभी ऐसा देखा है कि मैं एक तालाब के किनारे खड़ा हूं और तालाब थोड़ा दूर तक है, उस तरफ पेड़ भी है या बिल्डिंग है, तो उसकी इमेज मुझे उस पानी में नजर आ रही है। तो मेरे ब्रेन ने यह समझ लिया कि भाई इमेज नजर आ रही है मींस यहां पे पानी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जब हम एक लंबी सड़क पे जा रहे हैं तो हमें दूर से कहीं दूर एक पानी सा नजर आता है, सड़क पे पानी गिरा पड़ा है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों फील होता है कि वहां पानी है? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी इमेजेस नजर आती हैं जिसे देख के लगता है कि वह पानी होगा, तभी इमेजेस नजर आ रही हैं हमें। ठीक, ऐसा क्यों होता है जो उसको समझे। मान लो ये ग्राउंड और यहां पे खड़ा हुआ है एक पेड़। ठीक, हम यहां पे खड़े हैं और पेड़ को देख पा रहे हैं, मींस पेड़ से रेज आ रही है, हमारी आईज में एंटर कर रही हैं और इमेज बना रही हैं। एक तो बन रही है भाई, ठीक है। दूसरा ऐसा भी होता है कि कुछ रेज नीचे की तरफ जा रही हैं, वो तो हमारे पास नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो एयर का पार्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर कम, और टेम्परेचर के साथ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। मींस मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैं अगर कुछ लेयर्स मान लूं कि एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ऐसी बहुत सारी अगर मैं लेयर्स एज्यूम कर लूं तो इन लेयर्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। जैसे जैसे नीचे जाऊंगा, मींस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है मींस सबसे नीचे वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाता रहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। तो प्लीज रिपीट दिस, म्यू डिक्रीज विद आर। अमन बेटा अभी बताता हूं इसके बारे में।
जरा पहले इसको समझ लो, फिर मैं बताता हूं बेटा। अब ये रे जो है इस तरफ जा रही है, अब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी भाई। ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयरर मीडियम है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल थोड़ा थोड़ा ये रिफ्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक पोजीशन पे क्या होता है, डेंसर से रेयरर में जाते समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और ये हमारी आईज में एंटर कर गई। मान लो मैं यहां खड़ा हूं और मेरी आईज में एंटर कर गई, तो मुझे लगेगा भी रे कैसे आ रही है, रे तो मुझे यहां कहीं से आती हुई लग रही है। तो मुझे इसी ट्री की इमेज यहां पे नजर आनी शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ उसकी इमेज नजर आनी शुरू हो जाएगी। जब मुझे यहां पर ग्राउंड पर एक इमेज नजर आनी शुरू हो गई, तो मुझे लगा यहां पे पानी है। वो एक इल्यूजन होता है कि इमेज नजर आ रही मींस यहां पे पानी है, लेकिन हम पास जाते हैं तो ये रे मेरी आईज में एंटर नहीं कर रही होगी, तो मुझे वहां पे पानी नजर नहीं आएगा। इस इल्यूजन को नाम दिया गया है मिराज। क्या क्लियर हुआ मिराज क्या है? नहीं बेटा, जमीन के पास म्यू सबसे कम होता है। म्यू अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो म्यू डिक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां होगा, जितना ज्यादा गर्म उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक वासु? कार्तिक पूछ रहा था आपकी ब्रांच कौन सी थी आईआईटी दिल्ली में? अरे क्या फर्क पड़ रहा है, 22-23 साल पहले मैंने किया था, 97 में पास आउट हुआ था। मैंने एडमिशन लिया था बेटा सिविल में, और फिर 1 साल के बाद मैंने चेंज करके टेक्सटाइल करवा लिया था, फिर मैंने डिग्री कंप्लीट की टेक्सटाइल की। ठीक है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने मैकेनिकल से किया होता तो भी मैं आज फिजिक्स ही पढ़ा रहा होता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था। What does T refer to? T टेम्परेचर, T means टेम्परेचर। इसे कंप्लीट लिख देता हूं भाई, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसमें m डिस्टेंस का क्या रोल होता है? इसमें डिस्टेंस का क्या बेटा, ये रेज जो जा रही हैं ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचनी चाहिए। पास आ जाऊंगा तो इतनी जल्दी तो वापस नहीं आएंगी कि इमेज नजर आ जाए। ठीक है ना? मिराज क्लियर हो रहा है बेटा? चलो एक बार देख लें फटाफट चीजें। हमने ये क्वेश्चन कर लिया, क्लियर होगा ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे बेस्ड था जो हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था। पहला हमने किया था एक सिंगल सरफेस हो तो, और मान लो 2 सरफेस आ जाए तो भी क्या दिक्कत, अरे अब 3 आ जाए, अब 4 आ जाए, 10 आ जाए, क्या प्रॉब्लम है? हर बार सॉल्व करेंगे, जो इमेज बनेगी वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट बना के फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। थैंक यू मुझे बेटा, कृष्णकांत बड़ी थैंक यू बेटा। एन रेफर टू, एन 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 कहां लिखा भाई मैंने, एन कहां लिखा? एन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रीति बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल हम ईटा लेते हैं, इसको एन भी लिख देते हैं, एनसीईआरटी में एन दे रखा है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब अपने नए टॉपिक पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन आ सकता है, और इसके डेरिवेशन के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने ड्राइव किया हुआ है, सिंगल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का। पहले तो इससे पहले मैं एक बात करूं लेंस की, हमें स्पेस चाहिए भाई। लेंस, आप में से कोई बताए भाई लेंस होता क्या है? लेंस, लेंस होता क्या है?
तो U60 कैसे आया? बड़ी देर में पूछ रहे हो सूरज। बेटा मैंने अभी बताया तो था, फिर समझ ले। पुरानी चीजें फटाफट पूछ लिया करो। U ये रहा, देखो पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रही थी वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी कि इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस है 60 का। अब ये 60 कैसे आया भाई? पहली बनी थी इमेज 100 पे, यहां से 100 पे, और डायमीटर है 40 सेंटीमीटर का। ये 100 ये 40, तो बाकी तो 60 बचेगा। ठीक, अब लेंस के बारे में समझो बेटा। लेंस हम कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू टू सरफेसेस जिनमें से कम एक स्फेरिकल होनी चाहिए। ज्वाइनिंग टू स्फेरिकल मिरर। नहीं बेटा, मिरर में तो एक सिंगल सरफेस लेके चलते हैं, यहां थिकनेस भी होती है, लेकिन थिकनेस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जरूर। अब इसका लिखें, लेंस मतलब रिफ्रैक्शन through two surfaces and at least one of them must be spherical। कम से कम एक स्फेरिकल होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन थ्रू टू सरफेसेस एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी स्फेरिकल, तो उसे हम लेंस कहेंगे। अगर दोनों ही फ्लैट हो गई तो ग्लास स्लैब हो गया। लेंस किस बात का? ग्लास स्लैब में तो हमने किया था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन करवाया था, जिसमें मैंने वो भी निकाला था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेंस हम कहते हैं कि दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन हो और उन दोनों में से कम एक स्फेरिकल होनी चाहिए। Combination of refracting surfaces for contracting eye to merit regarding image formation। कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन इस तरह से लिख लो बेटा, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में से दोनों में से कम एक स्फेरिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं भाई, अभी लिख देते हैं। अब लेंस जो हमने पढ़ने हैं वो दो टाइप के लेंस होते हैं। दो टाइप के लेंस होते हैं, एक हम लेते हैं कॉनकेव और एक लेते हैं कॉन्वेक्स। आपने जो इस तरह के पढ़ रखे हैं, जरा उनके मैं लिख भी देता हूं बना के। इस तरह का लेंस, इसको क्या नाम देते हैं? इस तरह के लेंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अब इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स कहेंगे, या इसको हम क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स। लेकिन अगर ऐसा लेंस बन जाए, एक तरफ से फ्लैट एक तरफ से कर्व, हैवी लेंस है, इसको नाम देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर इस तरह से आ जाए चांद जैसा, इसे कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये तीनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, तीनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, लेकिन ये बाई कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। ठीक, अब ये चेक कैसे करें भी कौन सा कॉन्वेक्स है? अभी और तीन बनाता हूं, वो भी देख लो जरा। अगर ऐसे बनाता हूं तो इसे आपने नाम दिया था कॉनकेव। कॉनकेव तो कहेंगे, पूरा नाम इसका है बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव है। अगर ऐसा बन जाए कि एक तरफ से फ्लैट और एक तरफ से ऐसा कॉनकेव, तो इसे कहेंगे प्लेनो कॉनकेव। और एक कुछ ऐसा ही करूं, लेकिन थोड़ा सा चेंज, एक तरफ ये और एक तरफ ये डीप, यहां थिकनेस मिल रही है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये तीनों कॉनकेव हैं,
ये तीनों कॉन्वेक्स हैं। अब पता कैसे चले भाई, देखो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स और ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव, डिस्टिंग्विश कैसे करें? तो ध्यान रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस तीनों में से कोई भी हो, सबकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। एफ का मतलब क्या होता है भाई? फोकल लेंथ। अगर कॉनकेव है, कोई भी हो जाए इन तीनों में से, इनकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। ये सब टाइप के लेंस हम यूज करते हैं, लेकिन इनमें हम कुछ अजम्पशन भी लेते हैं, अभी बताऊंगा मैं। लेकिन लेंस क्या है, थोड़ा सा आइडिया तो मिल रहा होगा। सर मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में हर बार कंफ्यूज हो जाता हूं। वासु, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। देख, कॉनकेव, कॉनकेव वर्ड में केव आ रहा है। कॉनकेव वर्ड में केव, केव से कंपेयर कर ले, ये ऐसे केव सी बन रहे, जहां पे भी ऐसी केव सी बन जाए मींस वो कॉनकेव है। मिरर में भी ऐसा बन गया, यहां वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो इसका मतलब वो कॉनकेव है। जो ऐसा बना भाई, यहां शेड हो रही है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कॉन्वेक्स हो गया। याद रहेगा वासु? जिसमें से केएफसी बन गई तो कॉनकेव, नहीं तो नहीं बनी तो कॉन्वेक्स। ठीक। अब इस लेंस की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पे कर्व सरफेस, फिर बहुत दूर अच्छी खासी थिकनेस के बाद यहां पे एक और कर्व सरफेस ले ली, ये सपोज ग्लास का बना हुआ है इतना बड़ा सा, क्या मैं इसे लेंस कह सकता हूं? क्या मैं इसे लेंस कह सकता हूं? सुशांत क्या करोगे? पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दे दो ना बेटा। क्या मैं इसे लेंस कह सकता हूं? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये भी एक लेंस है। लेकिन 10th में जो आपने लेंस के फॉर्मूलेस पढ़े थे, लेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था सुशांत बेटा 48। कॉन्वेक्सो कॉनकेव नहीं समझ आया? अरे मेरे बच्चे कुछ भी नहीं है। देख, अभी हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, उनसे अब इन लेंसेज की ना फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी तो हम कहेंगे कॉनकेव है, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो हम कहेंगे, सॉरी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो हम कह देंगे कॉनकेव है। ठीक। अब ये एक तरफ तो कॉनकेव और एक तरफ कॉन्वेक्स की शेप बन रही है, तो मैं क्या नाम दूं इसको? तो मैंने फोकल लेंथ निकाल ली, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, तुम एक्चुअल में तो ये कॉनकेव है, लेकिन कैसा कॉनकेव है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसकी फोकल लेंथ निकाली, ये भी नेगेटिव आ गई, तो मैंने कहा नेगेटिव आने का मतलब तो कॉनकेव है, तो कैसा कॉनकेव? प्लेनो कॉनकेव। और ये तो है ही दोनों तरफ से कॉनकेव, टेंशन ही नहीं इसमें। अब ये भी देखें तो एक तरफ से कॉनकेव, एक तरफ से कॉन्वेक्स, क्यों क्या नाम दूं भाई इसको? फिर मैंने इसकी फोकल लेंथ निकाली, देखा तो फोकल लेंथ आ गई पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स की होती है, तो लेंस तो कॉन्वेक्स है, लेकिन कैसा? अरे दोनों तरफ तो कॉन्वेक्स नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या क्लियर? कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में डिफरेंस यही है बेटा, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इसकी पॉजिटिव, अगर मैं फोकल लेंथ की टर्म्स में कहूं। और अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की टर्म्स में कहूं, देख इस कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया R1 और इसका मान लिया R2। अंदर वाले का R1 मींस कॉनकेव वाले का R1, कॉन्वेक्स वाले का R2, तो यहां पर R1 बड़ा होगा R2 से। इसमें भी ये R1 मान लूं, ये R2 मान लूं, तो यहां R1 छोटा होगा R2 से। रेडियस ऑफ कर्वेचर की टर्म्स में डिफरेंस। और सबसे आसान तरीका फोकल लेंथ से कर लो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। कॉनकेव लेंस इज अपोजिट टू कॉनकेव मिरर। नहीं बेटा, दोनों में ही केव सी बन रही होती है। देखो ये होता है कॉनकेव मिरर, अंदर केव सी बन रही है।
ये होता है कॉनकेव लेंस, अंदर केव सी बन रही है। ठीक है, याद करने का तरीका भाई। चलो, अब ये तो लेंस आ गया, ये भी लेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, दो सरफेसेस हैं, दोनों ही कर्व ले रखी हैं, तो ये तो कंफर्म लेंस है। लेकिन जो फॉर्मूलेस आपने पढ़े थे, आपने लेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/v - 1/u = 1/f, यूज भी किया होगा 10th में। वो फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला सिर्फ थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल था, सिर्फ थिन लेंसेज के लिए, और हमने वही लेंस करने हैं। अगर हमें लेंस कहा जाए तो हमें थिन लेंस के बारे में ही सोचना है। थिन लेंस का मतलब जिसमें ये वाली थिकनेस जो है ये हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये बहुत पतली होती है। जैसे इन केसेस में जर्नी हम देखते हैं, ये थिकनेस ये थिकनेस ये थिकनेस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जितने थिन लेंसेज होंगे उन्हीं में हम फॉर्मूले यूज करते हैं। सर हाउ R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। अरे भाई क्या हो गया, देख ये एक बड़ा सर्कल बनाया, अब मैं एक छोटा सर्कल रेडियस का बनाता हूं और वैसे काटता हूं, तो ये छोटा, इन दो के बीच का ये वाला पोर्शन देख ध्यान से, ये वही ये वाला लेंस अगर मैं देखूं तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स बन रहा है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। यहां लिया था रेडियस R1, यहां R2, R1 रेडियस इसका रेडियस है और R2 रेडियस इसका रेडियस है, तो R1 R2 से बड़ा है। दिव्यश्री क्लियर हुआ? हाँ प्रियांशु बेटा ठीक कह रहे हो। ऐश्वर्या बेटा क्या लिख रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर मैं इसका उल्टा, ये मैंने टेम्पररी शीट ओपन की है, हट जाएगी, ये नोट करना तो कर लेना। अगर मैं इतना बड़ा ही फिर से बना दूं जिसका रेडियस मैं R1 का ले लूं, और मुझे अगर अब कॉन्वेक्सो कॉनकेव बनाना है तो दूसरा इससे बड़ा दिखाना पड़ेगा, ऐसे रेडियस का R2 रेडियस, और इसमें से अगर मैं इतना पोर्शन काट दूं, ये वाला पोर्शन, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो इसमें देखो R1 छोटा होगा R2 से, इधर R1 इधर R2 लिया था, क्लियर? इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ लेंस इज अपोजिट टू मिरर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ओके बेटा बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि वहां तो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होती है, यहां रिफ्रैक्ट होती है, इसे थोड़ा सा चेंज हुआ। खैर हटा दो इसको। अब चलते हैं अपने मेन डेरिवेशन की तरफ, विच इज लेंस मेकर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आ सकता है, और ये लेंस मेकर फॉर्मूला हम थिन लेंसेज के लिए ही ड्राइव करते हैं। ड्राइव हम एक सिंपल केस से करेंगे, लेकिन एप्लीकेबल हर थिन लेंस में होगा। ड्राइव हम सिंपल टर्म्स में करेंगे, सिंपल सा केस लेकर, वही डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में करना होगा, और एप्लीकेबल हर थिन लेंस के लिए होगा। देखो जी, हमने लिया एक थिन लेंस, मान लिया कॉन्वेक्स ही ले लिया, बाई कॉन्वेक्स। एक फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं, प्लीज रिपीट कर देना। कल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अभी देखते हैं, पहले इसे कंप्लीट करें, इसको कंप्लीट कर ले पहले बेटा। देखो भी मैंने एक थिन लेंस ले लिया, मान लेते हैं ये लेंस जो बना हुआ है, ये बना हुआ है μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से, मींस ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। थोड़ा सा और जनरलाइज कर देते हैं,
Sir, how to feel concepts of physics? It is fine to learn formulae and solve question, but how can I feel? प्रज्ञा बेटा फील ही तो करवा रहे हैं, ये चीजें समझनी है, इनको विजुलाइज करना है और प्रैक्टिकली जो देखा हुआ उससे लिंक करना है, तब फील कर पाओगे चीजों को। 12th की फिजिक्स थोड़ा सा फील करना मुश्किल होता है कि वो हमसे दूर है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, देखी नहीं कभी, मैग्नेटिक फील्ड कभी ऐसी देखी नहीं, कहाँ से, बस मैग्नेट देखी है, विजुलाइज कैसे करें। लेकिन 11th की फिजिक्स को विजुलाइज आसानी से कर सकते हैं, और 11th की फिजिक्स अच्छी तरह कर रखी है, समझ रखी है, तो 12th में उसकी बहुत हेल्प मिलती है। ये थिन लेंस है भाई, हमने मान लिया ये बना हुआ है μ2 से, और जनरलाइज करें हमने तो क्या कहा कि जो बाहर का मीडियम है वो भी एयर नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, जनरल कर देते हैं कि बाहर का मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक, मैंने क्या किया, इसकी बना दी एक प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी थिकनेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और दूसरी का r2 है विद साइन कन्वेंशन, r1 r2 साइन कन्वेंशन के साथ ले रहे हैं। ठीक, मैंने क्या किया भाई, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, यहां रखा एक ऑब्जेक्ट। ठीक, और मान लिया ऑब्जेक्ट जो है वो किसी डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगी वो पहले सरफेस पर रिफ्रैक्ट होंगी, मींस रेज जाएंगी तो पहले यहां रिफ्रैक्ट होंगी, फिर दूसरी सरफेस पे इंसिडेंट होंगी तो वहां भी रिफ्रैक्ट होके कहीं पर इमेज बना देंगी। ऐसा ही होगा, यानी कि यहां पर दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, मुझे दो रिफ्रैक्शन सॉल्व करने हैं, तो कॉन्सेप्ट वही जो मैंने उस क्वेश्चन में अभी आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी दो रिफ्रैक्शन हमने सॉल्व किए थे, लेकिन यहां पे अच्छी खासी थिकनेस थी, अब तो हम थिकनेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हमारा काम पहले से आसान हो जाएगा। देखो भाई, इस केस में बहुत इजी हो जाएगा। हमने कहा जी पहले ये O से रे गई, पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज सपोज बननी चाहिए थी यहां पर I1 पर, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और सेकंड रिफ्रैक्शन में फिर से इमेज बनाई वो I पे बन गई, मींस फाइनल इमेज I पे दिखा रहा हूं मैं। अब पहला रिफ्रैक्शन सॉल्व करूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मैं कह सकता हूं μ2, और अगर ये डिस्टेंस मैं मान लूं भाई, इस इमेज डिस्टेंस जो है ये v1 का है, तो μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 होगा। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखी है, क्या सबको ये क्लियर? फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इक्वेशन, फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रे गई रिफ्रैक्ट होके यहां इमेज बनाती, यानी कि पहली इमेज मैंने मान ली भाई v1 पे बन रही है, और इनिशियल डिस्टेंस जो मान लिया वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का ले लिया, पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी वजह से जो भी इमेज बनेगी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये डिस्टेंस तो मैं नेग्लेक्ट ही कर रहा हूं, इसकी थिकनेस तो मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं थिकनेस नेग्लेक्ट कर रहा हूं तो ये जो v1 डिस्टेंस इस पोल से है, इस पोल से भी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली वही होगा, यानी कि सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो v1 के बराबर ही आ जाएगा। व्हाट इज I1? I1 मैंने लिया है बेटा इमेज, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद यहां इमेज बनती, बीच में ही दूसरा रिफ्रैक्शन हो गया, लेकिन दो रिफ्रैक्शन सॉल्व करने हो मैथमेटिकली तो हमारे पास तरीका है कि पहले की इमेज निकालो, कहां बननी चाहिए भाई, निकाल ली, जो भी इमेज बननी चाहिए वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसको ऑब्जेक्ट मानकर सेकंड में रिफ्रैक्शन सॉल्व करो, फिर आपको नई इमेज, फाइनल इमेज मिल जाएगी। फर्स्ट सरफेस के बाद जो इमेज बनी वो I1 पे बननी चाहिए, और वो डिस्टेंस मैंने v1 का मान लिया, यानी कि ये v1 इमेज डिस्टेंस है फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए।
लेकिन सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए यही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। पहले रिफ्रैक्शन में रे μ1 से μ2 में जा रही है, लेकिन दूसरे रिफ्रैक्शन में रे μ2 से μ1 में आ रही है, तो मुझे फॉर्मूले में उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो पुट करते हैं सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम अब हो चुका है μ1, और फाइनल इमेज सपोज V पर बन रही है, जो मुझे निकालना है, माइनस फर्स्ट मीडियम μ2, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब मैं V1 लेकर चलूंगा, इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। ये फर्स्ट और ये सेकेंड रिफ्रैक्शन की इक्वेशन, ये दो इक्वेशन क्या क्लियर है? इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो जब इनको ऐड करूंगा तो μ2 बाय V1 यहां पॉजिटिव है और μ2 बाय V1 यहां नेगेटिव है, ऐड करते ही ये कट जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, मींस किस तरह आएगा, μ1 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल्स टू, राइट साइड में देखो यहां पे है μ2 माइनस μ1 और यहां है μ1 माइनस μ2, तो इसको भी अगर मैं μ2 माइनस μ1 करूं तो माइनस साइन आ जाएगा, तो मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूं। μ2 माइनस μ1 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा 1 बाय R1 और यहां बचेगा माइनस 1 बाय R2। अब लेफ्ट हैंड साइड से μ1 को कॉमन लिया और राइट में ले गए, तो ये आ जाएगा 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। यहां तक तो मिल गया हमें, लेकिन हमें यह पता है कि 1 बाय V माइनस 1 बाय U कितना होता है, R2 विल बी नेगेटिव। विवेक बेटा हमने यहां पे R1 R2 मैंने स्पेशली जब डिफाइन किया था तभी कहा था R1 R2 आर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स विद साइन कन्वेंशन। तो मैं R1 R2 पुट, हाँ जब मैं R2 की कोई वैल्यू पुट करूंगा, मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता 30 सेंटीमीटर, तो मैं R2 की जगह पुट करता माइनस 30, मैं साइन कन्वेंशन के साथ पुट करूंगा, ये R2 में साइन इंक्लूडेड है। ठीक विवेक? अब ये 1 बाय V माइनस 1 बाय U, ये तो 1 बाय F होता है लेंस के लिए, प्रूव भी किया था 10th में, हम अब फिर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाय F इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। इसे हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। स्टार्टिंग स्टेप नहीं समझ आया? स्टार्टिंग तो मैंने सिंपल किया कि एक ऑब्जेक्ट माना, उसे रेज पे भेज रहा हूं, तो पहला रिफ्लेक्शन सॉल्व किया, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन सॉल्व किया, दो इक्वेशन मिल गई, उनको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। सेकंड स्टेप का ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप में जो भी इमेज मिली है वो सेकंड स्टेप के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो उसमें U की जगह पे मैंने V1 पुट कर दिया है। ठीक प्रज्ञा बेटा? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसे हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये यूज कौन करता है भाई? लेंस, नाम तो है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लास्ट सेकंड स्टेप समझ नहीं आया? लास्ट सेकंड लास्ट मतलब ये वाला, अरे यहां से μ1 कॉमन ले, इधर लेके जा, यहां डिवाइड करेंगे तो μ2 बाय μ1 और μ1 बाय μ1 तो 1 हो जाएगा, जो सिंपल मैथ्स है बेटा। हाँ श्रेष्ठ कुमार, देख बेटा ये भी समझ ले चीज, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जब देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूं 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन अपने आप में ठीक है,
मैं कहूं जी 2 जो है वो सपोज -x है और 3 जो है वो -y है और y जो है 5 जो है वो z है। तो ये बन जाएगा -x -y इज इक्वल्स टू z, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -z, यानी कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0। आपको जी साइन कन्वेंशन तो लगा के आपने ये बना दिया। अब मैं इसमें अगर x y z की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं वापस x की जगह पे -2 पुट करूं या 2 पुट कर दूं? ये मैंने इक्वेशन की हेल्प से समझाया तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा करता हूं जो डेरिवेशन किया है उसी से समझाता हूं और जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था ये वाला, इसी में चलते हैं। कहां गया भाई वो फॉर्मूला? ज्यादा ही आगे आ गए। हाँ, एक पेज पे किया था कोई, ये वाला। यहां देख बेटा, यहां तो सारे नेगेटिव थे, तेरा काम आसान हो जाएगा। तो सर पॉजिटिव कर दो जी, तब भी ठीक आएगा। इस पे ले लेते हैं। यहां देख, मान लो यहां पे मैंने u रखा था -OP, u रखा था -OP, ठीक। तो u की वैल्यू -OP के बराबर है। मान लो ये 30 सेंटीमीटर है, सपोज ये 30 सेंटीमीटर है, तो u की वैल्यू -30 होगी। मैंने क्या किया, -30 को u लिखा। अब ये जो फॉर्मूला मुझे मिला, इस फॉर्मूले में u की जगह पे मैं 30 पुट करूं या -30 पुट करूं? भाई कहे तो हमने साइन कन्वेंशन तो यूज कर लिए, तभी तो फॉर्मूला बना। तो इस u की जगह पे मैं अब 30 पुट करूं या -30? तो मुझे वापस -30 पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन अगर मैं डिस्टेंसेस की टर्म्स में कहूं तो यहां बिल्कुल ठीक थी। ये तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये बन गई। तो इसमें u की जगह पे मैं अगर डिस्टेंसेस ही पुट करूंगा तो वापस मुझे नेगेटिव साइन के साथ पुट करना होगा, तभी तो ये डिस्टेंसेस की टर्म्स में सही आएगी। ये फॉर्मूला डेरिवेशन आ सकता है क्या एग्जाम में? बिल्कुल आ सकता है सृष्टि बेटा। ठीक, तो साइन कन्वेंशन के साथ ही मैंने कहा जनरलाइज कर दिया कि R1 R2 को हमने साइन कन्वेंशन के साथ मान लिया कि R1 जैसा होगा, क्योंकि मैंने तो एक स्पेशल केस लिया है। ठीक है, अगर मुझे जनरलाइज करना, ऐसा करते हैं हम इसकी वैल्यू पुट करके रखते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जी, कंफ्यूजन ही खत्म करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वैसे तो एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, मैं एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूं जो बाद में हटा दूंगा मैं रेड कलर से। मान लो R1 इसका रेडियस जो है वो x सेंटीमीटर का है और इसका रेडियस y सेंटीमीटर का है। x और y पॉजिटिव है, x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर। तो मैं R1 क्या कहूंगा, R1 इज प्लस x सेंटीमीटर और R2 इज माइनस y सेंटीमीटर। क्या ये ठीक? सर ये लेंस बनाने के काम आता है, बिल्कुल ये लेंस बनाने के काम आता है बेटा। यहां तक तो ठीक लिखा है। अब अगर मैं यही यूज करूं, मैं नहीं करना चाहता ये सब चीजें, मैं यही यूज करता हूं, तो पहला फॉर्मूला मिलेगा, पहली इक्वेशन मिलेगी μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। R1 की वैल्यू पुट करें भाई। R1 क्यों लिख दिया मैंने? व्हाइट कलर। R1 है x। दूसरी इक्वेशन बनेगी μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v1 इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। r2 मतलब माइनस y। अब ठीक है, यहां तक तो ठीक बेटा। इन दोनों को ऐड कर, तो ये तो अभी भी कट जाएगा ऐड करते ही।
यहां पर आएगा μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1। अगर मैंने कॉमन लिया तो 1/x प्लस 1/y आएगा। अब क्योंकि नेगेटिव खत्म करूंगा तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देख, मुझे तो आंसर आर की फॉर्म में लिखना है, जर्नलाइज करना है। मुझे तो आंसर आर की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ा कि ऐसा ही लेंस आएगा, हो सकता है कॉनकेव वाला आ जाए तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं x की जगह पे क्या लिखूं? x की जगह पे r1, तो x की जगह पे r1 पुट कर दे, और y की जगह पे -r2, y की जगह पे -r2 पुट कर, वापस ये नहीं बन जाएगा? क्या ये बात क्लियर? हम अपने काम को क्यों कॉम्प्लिकेट बनाएं? सीधा सीधा r1 r2 की टर्म्स में ही बना देंगे। आपको कुछ नहीं लेना बेटा, आपको ये ज्यूम करके चलना है कि r1 r2 जो है इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर है विद साइन, क्योंकि फॉर्मूला विद साइन, साइन कन्वेंशन के साथ ही है ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन के साथ ही है। जब मुझे इनकी वैल्यू पुट करनी होगी तो मैं साइन के साथ पुट करूंगा। r2 नेगेटिव कैसे हो गया? देख बेटा, जब मैं सेकंड सरफेस, अरे अभी तो किया भी था ये पार्ट हमने, यहां पे जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया था, देख नेगेटिव में पुट किया था भाई, रे इस तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करूंगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सेकंड सरफेस के लिए तो सेंटर इस तरफ होगा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव में होगा। क्या क्लियर? अपर्णा, मुदित क्लियर है बेटा? इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल ध्यान रखो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज यूज किए हमने, उन्हीं का यूज करके आपको इजीली ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, ये लेंस मेकर फॉर्मूला। अब जरा आए हम, भाई लेंस मेकर फॉर्मूला यूज क्यों करते हैं, क्यों बना हुआ? नाम से ही क्लियर है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस बनाने के लिए। हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मुझे इतनी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, फोकल लेंथ पता है, मटेरियल कौन सा यूज कर रहा हूं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है μ2, बाहर एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, कुछ और मीडियम में जाना, मान लो मुझे वाटर में काम करने के लिए यूज करना है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1। तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने रखूं कि मेरे को सही फोकल लेंथ मिल जाए, जो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। ठीक मुदित बेटा, उसे भूल जा, यही चीज है, बट सिंपल यही ध्यान रखना है, और कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं। पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, दूसरा r2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, और साइन वो वैल्यूज वही टर्म्स यूज की हैं, तो मैं अलग से क्यों नेगेटिव पॉजिटिव लगाऊं? जब मैं यहां पे u लिखता हूं तो क्या u की जगह पे मैंने -u लिख दिया? अरे इसके u के लिए तो नेगेटिव आएगी, लिखा तो u ही है, ठीक है ना? चलो अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं किसी न्यूमेरिकल में। देखो जी क्या कहता है ये, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.55 with both the faces of the same radius of curvature। मान लेते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर x सेंटीमीटर का है तो इसका भी x सेंटीमीटर का होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। तो ध्यान रखो कि जब भी आपको डाटा एज्यूम करना पड़े कि r कितना है, u कितना है, v कितना है, तो उसको r u v की टर्म्स में मत मानो, उनको एक नंबर दो, x y z, ऐसा कोई वेरिएबल अननोन जो है वो एज्यूम करो जिससे आप साइन कन्वेंशन यूज कर पाओ। मैंने मान लिया कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर x सेंटीमीटर, इसका भी x सेंटीमीटर, x में एक पॉजिटिव टर्म लेके चल रहा हूं, लेकिन जब मैं डाटा पुट करूंगा तो कैसे वो देखना आप।
with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 सेंटीमीटर? फोकल लेंथ चाहिए 20 सेंटीमीटर की, मींस बाहर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1. लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं. 1 by f is equals to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ठीक, f दे रखा है हमें 20 तो 1 by 20. mu2 1.55, mu1 1 minus 1 into 1 by r1, r1 x सेंटीमीटर पॉजिटिव का, माइनस 1 बाय r2, r2 क्या लूंगा अब, माइनस x. क्या ये बात क्लियर? बिल्कुल बेटा, देखो यहां डाल भी रहा हूं वैल्यू में, x और माइनस x डाली है, ये प्लस होके 2 बाय x बन जाएगा. ये आ गया 1 बाय 20 इज इक्वल टू 1.55 माइनस 1 0.55 इंटू 2 बाय एक्स. सॉल्व कर दो x के लिए. x आ जाएगा 2 इंटू 5, ये इतना हो जाएगा भाई 110, यानी कि 1.1 इंटू 20, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर. 22 सेंटीमीटर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लेता हूं तो मुझे इस मटेरियल से बना हुआ लेंस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का मिल जाएगा. दिव्यांश बोल बेटा क्या डाउट है, इसमें चैट पे लिख दे. दिव्यांश बेटा जो भी डाउट है चैट पे लिख दो बेटा. और इसमें मजेदार बात एक और है, अभी मैं वो डिस्कस करता हूं. हम आए यहां पर, एक मजेदार बात देखो बेटा. सर व्हाट यू हैव डन आफ्टर सेकेंड इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इन लेंस मेकर्स फॉर्मूला. सेकेंड इक्वेशन की बात मैंने सिर्फ ऐड किया है बेटा, ये दो इक्वेशन मिल गई. ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहां लिख दो. एडिंग 1 and 2 we get this. The radius हाँ बेटा, रेडियस पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा तभी तो एक जगह x और एक जगह माइनस एक्स पुट किया. x मैंने वैल्यू ली है 22 सेंटीमीटर पॉजिटिव की. एक चीज समझ लो, अभी क्लियर हो जाएगा. देखो मान लो मुझे एक लेंस दे रखा है, वो बना हुआ है ऐसे मटेरियल से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1.5 का है. इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर और इधर का मान लेते हैं सपोज 20 सेंटीमीटर. आर्बिट ले लिया मैंने कुछ, इधर 30 इधर 20. अब ये बताओ, लॉजिक भी लगते हैं बेटा अंकित, सिर्फ फॉर्मूला बेस नहीं है, कैसे फॉर्मूला लगाना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. अगर बताओ कि अगर मैं इस लेंस को इधर से यूज करूं या इधर से यूज करूं तो क्या इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जानी चाहिए? मींस अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रखूं 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वैसे ही ले लिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, या ऑब्जेक्ट यहां रखूं तो क्या दोनों साइड से यूज करने पर देखो सरफेस तो अलग अलग आ रही है, पहले 30 वाली साथ में आ रही है फिर 20 वाली आ रही है, यहां से करें तो पहले 20 वाली आ रही है फिर 30 वाली आ रही है, तो क्या लेंस का इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी? चेक कर लेते हैं. पहले केस में रे जो जाएंगी वो इस डायरेक्शन में जाएंगी, मींस इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव डिस्टेंस लेना है. तो यहां निकालें भाई लेंस मेकर फॉर्मूले से फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल्स टू μ2 1.5 अपॉन μ1 -1 इंटू 1/r1 1/r1 रखूंगा 30
प्लस का 30, भाई इसका सेंटर तो इस तरफ होगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस पार्ट का सेंटर तो इस तरफ होगा तो इसका रेडियस नेगेटिव आएगा, यानी कि -1/r1 - 1/r2। r2 की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, r2 की वैल्यू -20, तो ये बन गया भाई 0.5, मतलब 1/2 इंटू 1/30 प्लस 1/20। इस केस में देखें, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो रेज तो इस डायरेक्शन में जा रही होंगी, मींस अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, जब देखें अब लेंस मेकर फॉर्मूले से 1/f = μ2 by μ1 - 1 इंटू 1/r1। अब r1 क्या होगा, पहली सरफेस प्लस का 20 -1/r2, r2 इज -30। सिंप्लीफाई करो, 0.5 मतलब 1/2 इंटू 1/20 प्लस 1/30। ध्यान से देखो वैल्यू तो सेम आ रही है, वैल्यू तो सेम आ रही है, मींस यहां से यूज करो या वहां से यूज करो, लेंस एक जैसा ही है। लेंस आपके चश्मे में लगा हुआ है, मान लो उसको उल्टा करके लगा दिया, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों में से किसी भी साइड यूज कर लो। तब जब हम ये थिकनेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्लियर, ये ध्यान रखना है। आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने लेंस मेकर फॉर्मूला सीखा, कैसे यूज करना है वो भी सीखा, उसका मतलब क्या है वो भी क्लियर किया, डिफरेंट टाइप के लेंसेज पढ़े हैं, स्फेरिकल सरफेसेस के रिफ्रैक्शन को यूज करते हुए वो लेंस मेकर फॉर्मूला बनाया। अब एक काम करेंगे आप, होमवर्क आपका कर रखा है 10th में आपने, लेंस थिन लेंस फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन पढ़कर आएंगे, मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में वैसे, लेकिन आप पढ़कर आएंगे। 1/v - 1/u = 1/f, जो 10th में किया था, क्या ड्राइव किया था वहां पे सिमिलर ट्राइंगल से? अगर नहीं भी किया था तो याद देख लेना, एक बार कोशिश करना, सिमिलर ट्रायंगल्स की हेल्प से ये ड्राइव करना है थिन लेंस फॉर्मूला। 1/v - 1/u = 1/f। ये हम लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ठीक बेटा, रिवाइज करते रहना, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, एक बार पढ़ के कभी याद नहीं रहता। लिख लिया, नोट्स बना लिए, रिवाइज करो। ठीक है, ओके बेटा, बाय बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।